सुप्रभात बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स क्लास 12 का बायोलॉजी का लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मैं एक चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज दूसरा चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले जैसे ही हम लोग माइक्रोब्स शब्द सुनते हैं वर्ड, तो दिमाग में आता है कि है क्या। तो जान लीजिए, वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, जिन्हें देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजुअल विथ द हेल्प ऑफ नेकेड आइज, ओनली विजुअल अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोब्स। दूसरी बात, मेन पॉइंट यही सुनना है बच्चों, ताकि जो एग्जाम में आए। दूसरी बात, हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि माइक्रोब्स सिर्फ खतरनाक होते हैं, सिर्फ बीमारी पैदा करता है, सिर्फ पैथोजेनिक होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे दोस्त भी हैं। आप जिस नज़रिया से देखोगे तो दुश्मन भी दोस्त नज़र आता है। वही बात है, माइक्रोब्स सिर्फ पैथोजेंस नहीं होते हैं। और माइक्रोब्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। वायरस जो होते हैं, वायरसेस माइक्रोब्स में आता है बच्चों। बैक्टीरिया माइक्रोब्स में आता है। फंगस बहुत सारे हैं जो कि नेकेड आई से दिखते भी हैं, बट ये भी माइक्रोब्स में आते हैं। तो ये सब जो है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब माइक्रोब्स है जो हमारे जीवन में सिर्फ हार्म नहीं पहुंचाता है, बल्कि बेनिफिट भी पहुंचाता है। हमारे दोस्त भी हैं। वन बाई वन हम लोग इसको शुरू करेंगे। चलिए, क्रैश कोर्स का पर्पस है हम लोग का बच्चों कि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर लाएं। आप लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी मम्मी मीन्स माता जी दही खिला के आपको एग्जामिनेशन के लिए विदा करती हैं घर से कि जा बेटा दही खा के जा, यात्रा बन जाएगा। तो हमारा भी पढ़ाई आज दही से ही है। देखो बच्चों, दूध से दही बनता है, तो आपको क्वेश्चन इससे मात्र 3 पूछेगा। जो पूछेगा वही चर्चा करते हैं। कैसे प्रोसेस है दूध से दही बनना, ये तो जनरल कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स कौन है दूध से दही बनाने वाला? तो बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बच्चों बैक्टीरियम। उसका नाम क्या है? तो आप देते हो लैब, शॉर्टकट में लिखा हुआ रहता है। पूरा नाम क्या होता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हो। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्क को कर्ड बनाने वाले माइक्रोब्स का कैटेगरी क्या है? वो वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है। तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दही में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो उसका आंसर आपको देना है बच्चों विटामिन B12। और बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों, विटामिन B12 दही में हम लोग को मिलता है। ऐसे हमारा बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करता है। जनरली या तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, इशेरिचिया कोलाई, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, रेक्टम में, वो विटामिन B12 को बनाता है, या तो हमें दही से मिलता है। तो दही खाना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जब जाता है खाना खाने के बाद हमारे स्टमक में, तो स्टमक में जब पहुंच जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिच विथ विटामिन B12, तो ये दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होने देता है। अब समझ लो बच्चों कि एग्जाम देने जाते हो तो यात्रा क्यों बन जाता है? यात्रा जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल भाषा में। तो चूंकि आपको विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में दही के थ्रू मिल गया, आपको दूसरे पैथोजेन को ग्रोथ नहीं करने देगा, तो आपको उस समय एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आएगा, वोमिटिंग नहीं होगा। आप 3 घंटा रिलैक्स होकर के आप एग्जाम दे सकते हो, है ना? तो इसीलिए तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा वो आपको बता दिए। कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन B12। बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और दूध से दही बनाने में कौन सा माइक्रोब्स आएगा यूज में? बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी आप लोग जस्ट दशहरा का फेस्टिवल मना के और वापस आए हैं,
तो आप इडली, डोसा, छोले भटूरे ये सब बहुत सारा चीज़ खाए होंगे। तो आप देखते होंगे कि आटा को गूंथने के बाद और उसमें फर्मेंटेशन होता है ताकि जब बनाता है भटूरे तो फूल जाता है। तो इडली, डोसा या आप डो शब्द का नाम सुने होंगे, तो ये सब में क्या करता है बच्चों, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। कौन सा बैक्टीरिया इसमें नाम नहीं पूछेगा, ठीक है, कंफर्म बता रहे हैं, नाम नहीं पूछेगा। लेकिन डो को बनाने में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया ये पूछेगा, वायरस नहीं, फंगस नहीं, बैक्टीरिया। और डो क्या होता है, गूथा हुआ आटा, मथा हुआ आटा। देखते होंगे कि जलेबी बेचने वाले अंकल लोग जलेबी के लिए मटेरियल को, मैदा को रात में ही गूथ करके बढ़िया से उसको फेन करके घुमा घुमा के और छोड़ देते हैं 12 घंटा। फर्मेंटेशन होता है तो उसमें बबल निकलता है। वो कैसे निकलता है, तो आप जानते हैं कि फर्मेंटेशन में आपको इथाइल एल्कोहल बनता है, इथेनॉल C2H5OH, और प्लस उसके साथ साथ बच्चों, चूंकि मैं बोलना पसंद करता हूं, चूंकि लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स का मतलब जल्दी फटाफट आपके काम की बातें हो जाए। और इसके साथ साथ CO2 बनेगा। CO2 जो बनेगा तो बाहर निकलेगा तो वहाँ पर एक होल बन जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि डो वगैरह में होल बनता है, या आप जो खाते हैं डोसा वगैरह उसमें भी छोटा छोटा, इडली वगैरह तो उसमें छोटा छोटा छेद रहता है। वो छेद क्यों होता है पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में। तो CO2 जो बाहर रिलीज होता है उसके चलते वो होल बनता है, अपर्चर बनता है। तो डो हो गया जिससे कि इडली, डोसा, जलेबी भी बनाया जाता है, पुआ भी बनाया जाता है ना, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं। ये सब जितना भी है ना वो माइक्रोब्स का यूज कहाँ है, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है घरेलू स्तर पर जो थोड़ी मात्रा में बनाया जाता है। अब आप लोग चीज का नाम सुने होंगे, चीज जिसको पनीर कहते हो, दूध से बनता है बच्चों, ये तो जानते ही होंगे। अब इसको बनाने में हेल्प कौन करता है, तो इसमें बैक्टीरिया भी हेल्प करता है बच्चों, और फंगस भी हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा और अलर्ट नहीं रहोगे तो गलती हो जाएगा। क्योंकि चीज दो तरह का होता है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। एक है स्विस चीज और एक है रॉकफोर्टी चीज, ठीक है ना। तो स्विस चीज जैसा कि यहां पर देख रहे हो, इसको बनाने के लिए बैक्टीरिया एक मदद करता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ध्यान से सुनो बेटा, सुन के याद हो जाएगा। शर्मा जी शर्माते हैं और इडली डोसा खाते हैं। इस पे ट्रिक बना लो कि जो स्विस चीज बनता है, या कह सकते हो शर्मा जी शर्माते हैं और स्विस चीज खाते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। स्पेसिफिक नेम शर्मानी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम जेनेरिक नाम है उसका, तो उससे बनता है। और रॉकफोर्टी चीज जो है सो दूसरा वो बनता है, वो फंगस से है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, तो इस तरह से घरेलू स्तर पर हम लोग को जो चीज मिलता है, या डोसा मिलता है, इडली मिलता है, ये सब जो है सो हम लोगों को माइक्रोब्स से ही मिलता है। यानी आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त भी हुआ करते हैं। इसको हम लोग 1 by 1 स्लाइड के सहारे अब अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं। चूंकि क्रैश कोर्स है बच्चों, और क्रैश कोर्स में हम लोग स्लाइड के सहारे, चूंकि आपका समय कम है और कम समय में अधिक से अधिक आपको हम लोग दे सकें, इसीलिए स्लाइड ऑलरेडी बना के रखे हैं, उसके सहारे आप लोग को हम लोग देखिए बच्चों। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये जो माइक्रोब्स में आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये सब माइक्रोब्स आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, ये जो है अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई देता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब हम लोग का भलाई करने वाला, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, बुराई नहीं। बुरा चीज तो पढ़ते ही हैं, भलाई वाला पढ़िए। और ये आपके 12th का क्रैश कोर्स के लिए है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक एक पॉइंट को आपको, चूंकि इंटरेस्टिंग है बच्चों, बोर्ड से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत मेहनत करके बनाए हैं आप लोग के लिए, और ध्यान से देखेंगे। क्या बात है, दही देख रहे हो चम्मच से निकाला जा रहा है, एकदम थक्का जमा हुआ दही है ना। और इस दही को बनाने में हेल्प कौन किया है, देखिए बगल में आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिनको कि शॉर्टकट में आप लैब भी कहते हो, दूध को दही में बदलता है। दही में क्या होता है बच्चों, विटामिन B12 होता है, यही क्वेश्चन पूछेगा।
ये और क्या करता है, तो स्टमक में माइक्रोब्स जो हार्मफुल होते हैं उसका ग्रोथ नहीं होने देगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़िए बच्चों, अभी अभी डिस्कस किए थे हम लोग, ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर कट दिखाई भी देगा बच्चों, और ये सब आपको जो है सो डाला हुआ भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देख करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहां स्पष्ट क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन वाला यहां से क्लियर यदि दिखाई दे रहा है तो गौर से देखिए, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्विच चीज का डायग्राम है बच्चों, इसमें जो छोटा छोटा अपर्चर दिख रहा है यहां पर आपको, ये सब छोटा छोटा अपर्चर, ये सब क्यों दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। और आपको बता दें कि ये जो है स्विच चीज का डायग्राम है, और स्विच चीज जो है बच्चों वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी से बनता है। आपको पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, स्विच चीज किससे बनता है, तो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम बनता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। दूसरा पूछेगा रॉकफोर्ड चीज किससे बनता है, तो वो बनता है फंगस से। ध्यान देना, अब रॉकफोर्ड चीज का मतलब फंगस होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। और यदि स्विस चीज पूछेगा तो फंगस नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा। अलग अलग है, स्विस चीज मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। और याद रखने का ट्रिक है बच्चों, स्विस में एस है और शर्मा जी में भी एस है, तो स्विस चीज सरमानी बनाएंगे, ठीक है। टेक्निक से याद हो जाएगा। बच गया रॉकफोर्टी चीज, इसको पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बनाएगा। और इसमें एक स्पेशल फ्लेवर होता है, ये जो बगल में डायग्राम देख रहे हैं ना, ये रॉकफोर्टी चीज का है, और ये स्पेशल फ्लेवर के लिए, क्योंकि अब खाना में भी बहुत सारे लोग फ्लेवर सुनते हो ना कि चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो वनीला फ्लेवर चाहिए, वो चाहिए, सब लोग जो है सो इसको खोजते हैं। तो यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये जो है आपको, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे डो के बारे में। ये डो क्या होता है, तो गूथा हुआ आटा, ठीक है ना। देखिए एक जो है सो वर्कर बहुत मेहनत करके आटा को गूंथ रही हैं, और गूंथने के बाद जो है सो ब्रेड बनाया जा रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। कौन सा माइक्रोब्स है जिससे कि ब्रेड बनाया जाता है, तो उस माइक्रोब्स का नाम है, सबसे कॉमन जो माइक्रोब्स है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फिर से सुन लीजिए, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग सुबह नाश्ता में खाते होंगे, तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ब्रेड बनाने में कौन हेल्प करता है, कौन सा माइक्रोब्स दोस्त बनता है हमारा, तो इसका आंसर होगा बच्चों, उसका नाम है ईस्ट, यानी फंगस में आता है। और ईस्ट उसको कहते हैं, सिंगल सेड होता है फंगस, और उस ईस्ट का जनरल नाम क्या है बच्चों, तो साइंटिफिक नेम कह लो, वो है नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। चूंकि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में होता है, और ब्रेड जिस इंडस्ट्री में बनता है उसको बेकरी कहते हैं बच्चों, इसलिए बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर एक बात और जान लो, जो आगे हम लोग स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ब्रेवर इंडस्ट्री दूसरा होता है, बेकर इंडस्ट्री मतलब जहां ब्रेड बनता है, अब ब्रेवर यानी ब्रेवरी जहां दारू बनाया जाता है, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, बियर, ये सब बनाया जाता है बच्चों। और आप लोग जानते हैं बिहार में बैन है, हमारी बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल किया है जिसमें, लेकिन पढ़ना तो है ना भाई, पढ़ना है कि भाई माइक्रोब्स के सहारे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कि ईस्ट है, यानी एक प्रकार का फंगस है, वो दारू बनाने में भी मदद करता है, एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में भी, तो उसको ब्रेवर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी ध्यान देना, जब कुछ दे एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब उसको हम लोग ब्रेवर ईस्ट के नाम से जानेंगे, और जब ब्रेड बनाने के लिए कुछ दे तो बेकर ईस्ट के नाम से जानेंगे। यानी एक ही ईस्ट का, एक ही फंगस का दो रूप है। तो यहाँ पर हम लोग पहले चर्चा किए हैं, स्लाइड में देख लीजिए कि ब्रेड जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन आप लोग जानते हैं एनेरोबिक रेस्पायरेशन को कहते हैं, जिसमें बिना ऑक्सीजन का रेस्पायरेशन होता है और उसमें CO2 बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना। तो उसमें मदद जो करता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फंगस है जो ईस्ट एक उसका कैटेगरी है। और आगे बढ़ते हैं, टॉडी, ठेठ भाषा में हम लोग बोलते हैं बच्चों अपने बिहार के स्टाइल में ताड़ी,
क्योंकि ताड़ के पेड़ से और खजूर के पेड़ से इसको निकाला जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ताड़ी। लेकिन साउथ इंडिया का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है बच्चों, और जिसको हम लोग कहते हैं टॉडी। समझ गए? आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही हैं, और साउथ इंडिया में पेड़ों पर ऊपर चढ़ करके, और महिलाएं भी जो है सो पाम सैप जो होता है, पाम जूस जो होता है, उसको निकाल करके और जो है सो टॉडी इंडस्ट्री में हेल्प करती हैं, यानी ये पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। आपका सवाल क्या पूछेगा? तो सवाल पूछेगा आपको कि टॉडी जो है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक कहाँ का है? तो साउदर्न इंडिया का। ठीक है? ये किससे बनाया जाता है? तो सैप ऑफ पाम ट्री से बनाया जाता है। इसको बनाने में, फर्मेंटेशन में हेल्प कौन करता है? तो बैक्टीरिया मदद करता है। अब इसमें स्पेशल से अलग बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। उसके बाद सीधे पूछेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्रेवर की बात आ गई। क्योंकि ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो ब्रेवर मतलब दारू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको बनाने में मदद करता है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? एल्कोहलिक ड्रिंक जो बनेगा वो किससे बनेगा? तो फ्रूट के जूस से या सीरियल, जिसमें कि जौ आता है बच्चों, जौ का नाम सुने होंगे, बार्ली कहते हैं अंग्रेजी में, तो जौ से बनाया जाता है। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि जो ब्रेवर बनाया जाता है, ब्रेवरी जो ड्रिंक बनाया जाता है, बीवरेज बनाया जाता है, वो किस से बनाया जाता है? आपका ऑप्शन में 4 दिए हुए रहेंगे, उसमें से जहां आपको फ्रूट जूस एंड सीरियल्स नजर आ जाए तो आपका आंसर होगा। लिखा हुआ है साफ साफ नोट्स में, आप ध्यान से जितना क्रैश कोर्स का नोट्स दिया हुआ है अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, इस चैप्टर का मैं दावा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो सीरियल्स प्लस फ्रूट जूस से बनता है, कौन सा ईस्ट बनाता है? वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बनाता है बच्चों। वाइन और बियर, एक बात और जो टेक्निकल पूछता है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में है, वाइन और बियर जो बनाया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है। डिस्टिलेशन करके एक्चुअली होता क्या है ना कि एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाया जाता है। अब सोचिए, कुछ लोग जो बिहार में नहीं मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग को एल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा पसंद है ना, बोलते हैं ना थोड़ा और चलेगा। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, डिस्टिलेशन करना पड़ता है। लेकिन वाइन और बियर जो होता है बच्चों, उसमें एल्कोहल का परसेंटेज कम होता है, इसलिए वाइन और बियर जो बनाया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन। और जिसमें एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाना है तो आप उसको डिस्टिलेशन करते हो, जिसमें विस्की, ब्रांडी और रम आता है। ठीक है ना? तो ये जो है याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि विदाउट डिस्टिलेशन किसको बनाया जाता है? तो वाइन बियर। ट्रिक है वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है ना? और उसके बाद बच गया ब्रांडी, रैम जो भी है वो डिस्टिलेशन से बनता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ना है और इससे क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं हम लोग बच्चों एंटीबायोटिक्स के दुनिया में। आप देख रहे होंगे रंग बिरंगा कैप्सूल से परिचित होंगे, शायद ही कोई बच्चा होगा जो एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं खाया होगा अपने जीवन में। तो ये सब एंटीबायोटिक का मैंने डायग्राम बना रखा है बच्चों, आप लोग को समझ में अच्छे से आया। देख रहे हैं? तो अलग अलग बीमारी, मान लो टाइफाइड होता है तो उसमें भी एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं। ठीक है ना? तो एंटीबायोटिक की कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक वैज्ञानिक हुए हैं, आप लोग नाम जानते हैं, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। वो एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यदि पूछे, ये नीट लेवल का भी क्वेश्चन है, पूछा भी है नीट में 1 साल या 2 साल पहले। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? तो आंसर होगा बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया था? स्टेफिलोकोकस। लेकिन सबसे पहले एंटीबायोटिक जो खोजा गया है वो किससे खोजा गया है? तब आंसर हो जाएगा फंगस। कौन सा फंगस था? पेनिसिलियम नोटेटम। डिस्कवरी पहले किसने किया? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ, आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप देखे होंगे लैब में, यदि पढ़े होंगे बच्चों, पेट्री डिश होता है, उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया का कल्चर तैयार करते थे, नमूना तैयार करते थे। तो कल्चर तैयार करने के बाद वो बैक्टीरिया जो स्टेफिलोकोकस का प्लेट था पेट्री डिश, उसको वॉश करना एक दिन रात में भूल गए, वैसे ही छोड़ के चले गए अपना घर। सेकेंड डे जब लैब में आए तो उन्होंने देखा कि उस कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया है ही नहीं और फंगस ग्रो कर गया है। वो कौन था? पेनिसिलियम नोटेटम। अब देखे कि पेनिसिलियम नोटेटम का कॉलोनी जहां जहां है वहां आस पास पड़ोस में बैक्टीरिया है ही नहीं। तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे
बाय चांस खोजा गया था, इसलिए बाय चांस, जिसको खोजे नहीं अपने आप खोज हो जाए तो उसको बाय चांस कहते हैं। और एक टर्म इस्तेमाल करते हैं साइंस में बच्चों हम लोग, उसको कहते हैं सेरेंडीपीटी। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट जान लीजिए। तो बाय चांस खोजा गया। अब उनके दिमाग में आया कि इसका मतलब पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है, और वो केमिकल आसपास पड़ोस में रहने वाले बैक्टीरिया के कॉलोनी का सफाया कर दिया, मतलब उसको मार दिया। तो उनको बहुत खुश हुए कि अच्छा, तो ये पेनिसिलियम नोटेटम से जो केमिकल निकल रहा है वो बैक्टीरिया जो हमें इन्फेक्शन करता है उसको मारने में भी काम आएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो फंगस, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम इज, तो पेनिसिलिन। लेकिन कोई ये भी पूछ दे कि द टर्म एंटीबायोटिक्स फर्स्ट यूज्ड बाय, तो उसमें आता है बच्चों सेल्समैन वाकमैन का नाम। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी, आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो उसमें बहुत सारे सोल्जर, वर्ल्ड वार में फूल बरसेगा क्या कि गोली और बम और बारूद ही बरसेगा, तो उसमें बहुत सारे सैनिक का किसी का हाथ कट जाता था, किसी का पैर कट जाता था, घायल हो जाते थे, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता था। तो दो वैज्ञानिक थे जो कि इस मेडिसिन को डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ध्यान देना है, लेकिन इसको एंटीबायोटिक के रूप में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना और यूज करने के लायक, ताकि पेशेंट खा के और बैक्टीरिया से सुरक्षा गेन करें, ये काम करने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था बच्चों अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। क्या नाम था? अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देगा आपको बोर्ड में भी और नीट में भी कि एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन एंटीबायोटिक्स इस्टेब्लिश्ड एज मेडिसिन एंड मेक, ताकि यूज करने के लायक बनाया जा सके उसको लोगों के द्वारा, वो किसने बनाया? तो अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। और ये दोनों को 1945 में जो है हमारा भारत को आज़ाद होने के 2 साल पहले, जो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, उस समय नोबेल प्राइज भी दिया गया है बच्चों इस डिस्कवरी के लिए। आज यदि एंटीबायोटिक नहीं होता तो आज हम लोग जो है मैक्सिमम जो बीमारी होती है तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साफ हो जाते। जैसे दशहरा में देखे होंगे ट्यूबलाइट के जगह नीचे बहुत सारा आर्थ्रोपोडा लाखों करोड़ों में मर के पड़ा हुआ था ना, वैसे ही एंटीबायोटिक नहीं ना खोज होता तो हम लोग मनुष्य है लाखों करोड़ों ढेर पड़े होते, सब जगह लाशें ही लाशें बिछी हुई होती, किसी आदमी को मारने की जरूरत नहीं पड़ता। तो एंटीबायोटिक को बनाने में कौन मदद किया? माइक्रोब्स। और आप कहते हो कि माइक्रोब्स से हमको बीमारी होता है, अरे भाई माइक्रोब्स बीमारी दे रहा है तो दवा भी तो दे रहा है, मेडिसिन भी तो दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसी को डील किए हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स प्रोटीनस केमिकल होता है, ये बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल माइक्रोब्स को मारता है, इसीलिए एंटीबायोटिक कहलाता है। ऐसा नहीं कि एंटी माने अगेंस्ट और बायो मतलब लाइफ, यानी हम ही लोग के लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा, नहीं, पैथोजेन के लाइफ के अगेंस्ट काम करता है ये, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन खोजा गया? पेनिसिलिन। किसने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किस फंगस से डिस्कवर्ड किया? तो फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब आप आगे आइए, फ्लेमिंग किस पर काम किए थे? तो बैक्टीरिया पर, जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है। अब फंक्शन जो है पेनिसिलिन का एज एंटीबायोटिक उसको इस्टेब्लिश, ध्यान देना यही मेन है, तो अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे उन्होंने किया। इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में, वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत सारे सोल्जर जो घायल होते थे उनका इलाज करने में। अब आ जाइए डायरेक्ट 3 चार्ट है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। न सिर्फ 12 बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, न सिर्फ नीट में आता है, बल्कि जितने भी कंपटीशन होते हैं जिसमें बायो से क्वेश्चन आता है उसमें यहाँ से आता है, इसीलिए मैंने चार्ट बनाया आप लोग के लिए। साइट्रिक एसिड एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है एस्परजिलस निगर, और बाकी में देखो सब बैक्टीरिया है और नाम से ही क्लियर है। जैसे एसिटिक एसिड तो एसिटोबैक्टर एसिटी, इसको विनेगर बोलते हैं। कभी कभी आपको दूध से पनीर बनाने का मन रहता है घर में, आप थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल देते हैं और गर्म दूध जैसे ही करना शुरू करते हो फट जाता है, उसका पनीर अलग हो जाता है। तो हेल्प कर रहा है कि नहीं? आपको दूध से पनीर बनाने में मदद कर रहा है। तो एसिटिक एसिड विनेगर जो है एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया से। ब्यूटाइरिक एसिड मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। लैक्टिक एसिड आप पहले ही जान चुके हो, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो बैक्टीरिया का उससे मिलता है। और इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल यानी ठेठ भाषा में दारू में बता रहा हूँ, वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से मिलता है।
तो ये सब पूछता है बच्चों, याद करने वाला है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। देयर इज नो एनी अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर, हमारे पहले के लोग टीचर लोग कहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। ये देखिए, अब आइए लाइपेज में। आप कभी पार्टी सार्टी में खाने जाते हो, एकदम चकाचक व्हाइट शर्ट पहन के गए हो, और बफे सिस्टम खाने का है, पता ही है बच्चों। बफे सेट में एक प्लेट लेके जा रहे हो, दूसरा प्लेट लेके आ रहा है, टकरा गए, और उनका जो ऑयली सब्जी था वो गिर गया आपके सेट पर, तो आप गुस्सा तो होंगे, लेकिन उसको छुड़ाएंगे कैसे? तो चूंकि ऑयल में क्या है, लिपिड है, लिपिड को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? लाइपेज। लाइपेज डिटर्जेंट में मिलाया जाता है, यानी जो कपड़ा धोने वाला पाउडर वगैरह आता है ना, साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह आता है, तो उसमें लाइपेज बढ़िया क्वालिटी वाले में, ये नहीं कि 10 रुपया के आधा किलो उसमें लाइपेज मिलेगा आपको, महंगा वाला में आता है, कान खोल कर सुन लीजिए। तो वो लाइपेज जो है ना, ऑयली स्टेन को धो देता है। तो ये लाइपेज किस माइक्रोब से मिलता है ये नहीं पूछेगा, पूछेगा कि लाइपेज काम क्या करता है, तो ये जो है डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, ऑयली स्टेन को छुड़ा देता है। दूसरा बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। ये दोनों जो है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज, ये एंजाइम से है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप जो बोतल में जूस पीते हैं, बोतल का जूस आप देखे होंगे बच्चों, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। आप तुरंत जो जूसर में पेर करके जो रस निकालता है उसको जो पीते हैं, तो थोड़ा सा वो कलर उसका जनरल नेचुरल रहता है, बट जो बोतल बंद रहता है वो साफ सुथरा। तो साफ सुथरा उसको करने में कौन हेल्प करता है? तो माइक्रोब्स का प्रोडक्ट पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज। ये जो है, आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछता है। कभी अचानक आप देखे होंगे कि अचानक काम कर रहे हैं, खड़े हैं, और ऐसे ऐसे करके गिर जाते हैं लोग। समझ गए हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हार्ट अटैक हो जाता है। जब हार्ट अटैक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हार्ट के वाल को जो ब्लड सप्लाई करने वाला कोरोनरी ब्लड वेसल्स होता है, उसमें थक्का जम जाता है, क्लोट। तो उस क्लोट को तोड़ने के लिए एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जनरली हम लोग क्लोट बस्टर कहते हैं। और वो क्लोट बस्टर किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। उस दवा का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके द्वारा इस्तेमाल होता है? तो हार्ट पेशेंट के द्वारा, जिनको हार्ट अटैक आता है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो मेडिसिन है, ये बनता किससे है? तो बैक्टीरिया से, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो है, आ जाइए आप, दो और केमिकल है जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। एक का नाम है बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए, देखो मैं तोड़ करके ब्रेक करके बता रहा हूं। साइक्लो, इसमें साइकिल शब्द आ रहा है ना, और जिस माइक्रोब्स से मिलता है ये मेडिसिन, उस माइक्रोब्स का नाम है बच्चों ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम। आप गया धनबाद लाइन में कोडरमा रेलवे स्टेशन है, यदि बिहार के निवासी हैं तो कोडरमा जरूर जानते हैं। तो आप ट्राई किया, एक दिन लॉकडाउन में ट्रेन जो है सो नहीं चल रही थी, बंद थी, तो आप ट्राई किया कि साइकिल से पहुंच जाएंगे वहां। तो देखो साइक्लोस्पोरिन ए, ये है प्रोडक्ट का नाम, और प्रोडक्ट देने वाले माइक्रोब्स का नाम ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम। तो साइकिल से आपने ट्राई किया कोडर्मा जाने का, ये ट्रिक काम आ जाएगा बच्चों। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम। तो ये जो है इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है जानिए। मान लिया जाए कि किडनी फेल हो गया है, तो किसी डोनर ने आपको किडनी दिया है। डोनर का किडनी जब जाएगा, तो किडनी चूंकि ऑर्गन है, ए ग्रुप ऑफ सेल, ए ग्रुप ऑफ टिश्यू का बना हुआ है, तो सेलुलर जो ऑर्गन हम लोग बाहर से लिए हैं, उसको रिजेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। उसका टी लिम्फोसाइट मेन हीरो होता है बच्चों। तो वो टी लिम्फोसाइट जो है रिजेक्ट करता है कि भाई किडनी तुम दूसरे का हो, हम अपने बॉडी में नहीं रहने देंगे। तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वही दवा है साइक्लोस्पोरिन ए। यानी यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ऐसा लग रहा है बच्चों कि इस वर्ष एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोग को देगा कि साइक्लोस्पोरिन ए किस पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हुए होते हैं वो करते हैं।
किस फॉर्म में ये काम करता है, तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, यानी हमारे ही इम्यून सिस्टम को कहता है कि भैया बाहर से दूसरे ने किडनी दिया है, वो किडनी हमारे लिए ही तो काम कर रहा है, उसको क्यों आप भगा रहे हो, बढ़िया भला तो काम कर रहा है हमारे भलाई के लिए, उसको रिजेक्ट मत करो। तो इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस करके रखता है कि भैया आप उसको रिजेक्ट मत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, और जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, इसके बारे में बोला जाता है बच्चों कि आप खाना भूल जाना, कहीं जाना भूल जाना, खेलना भूल जाना, टीवी देखना भूल जाना, लेकिन यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हो तो सुबह शाम जो डॉक्टर सलाह दिया है साइक्लोस्पोरिन ए खाना मत भूलना, वरना टाटा बाय बाय हो जाएगा। आपका जो किडनी दिया गया है दूसरे से वो रिजेक्ट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, फेल हो जाएगा, और फिर डोनर कोई देगा तब ना, मैचिंग होना मुश्किल है। अब आइए स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि किसी पेशेंट के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई हो गया है। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाने से कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। ध्यान देना बच्चों, किडनी का स्टोन और गॉल ब्लैडर का स्टोन में डिफरेंस होता है। किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट साल्ट से होता है, जबकि यहाँ जो गॉल ब्लैडर में बनता है कोलेस्ट्रॉल यानी ऑयल यानी लिपिड से होता है। और इसको लो डाउन करने के लिए एक मेडिसिन आता है जो स्टैटिन है बच्चों, ये जो है मोनास्कस परप्यूरियस नामक फंगस से मिलता है हम लोगों को। अब कितना प्यारा नाम है, ब्रेक करिए। स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करेगा, जिस फंगस से मिलेगा, फंगस का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। मोना तो मोना हो गया, कस यानी कस हो गया, उसका क्या है परप्यूरियस। अरे भाई मान लो पूरी खाते होगे ज़्यादा तो पूरी से भी याद करना, और नहीं तो परप्यूरियस। कुछ लोग जो है सो आप समझ रहे होगे, आवाज़ निकालते हैं का स्पेशल पूर है ना, समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, समझ गए तो अच्छी बात है। तो मोनास्कस परप्यूरियस ये फंगस का नाम है जिससे स्टैटिन मेडिसिन बनता है, और वो क्या करता है बच्चों, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अब आ जाइए आप लोग स्लाइड पे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आप जानते हैं बच्चों, हम सबको सफाई पसंद है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग उठ करके गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सबसे पहले कहाँ जाते हैं, टॉयलेट रूम में। वहाँ अपना यूरिनल डिस्चार्ज करते हैं, डेफिकेशन करते हैं, फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं, और वो सब आखिर कहाँ जाता है, सीवरेज सिस्टम से। वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े वाटर बॉडीज में, जलाशयों में जाता है, चाहे नदी हो चाहे कुछ हो, लेकिन उसमें यदि वो गंदगी जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। इसलिए हम ही लोग का कर्तव्य बनता है कि जैसे हम लोग साफ सुथरा रहते हैं, तो वो जो सीवेज वाटर है वो यदि जा रहा है तालाब में, गंगा में, जमुना में, तो जाने के पहले उसको साफ कर दें। उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसको STP कहते हैं। इस प्लांट का मतलब पौधा वाला मत समझ आना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स कैसे मदद करता है, ध्यान देना, हालांकि पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर से ही एकलौता क्वेश्चन है जो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी लॉन्ग में आएगा, तो ये वाला पोर्शन ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। आपको दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ से। तो 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, एक होता है बच्चों प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसमें माइक्रोब्स का कोई रोल नहीं होता है। उसमें 2 मेथड होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिज होता है, जैसे आप दीपावली आ रहा है, अपने घर को साफ सफाई करके जो गंदा कपड़ा होता है लोग पानी में छपाक फेंक दिए और वो कहीं नल में बह के जा रहा है, तो वो जो है एक वायर केज लगा हुआ होता है, मेस, उसमें जाके फंस जाएगा और उसको वहाँ से फ्लोटिंग मटेरियल को, फ्लोटिंग डेब्रिज को हटा देते हैं, तो ये फिजिकल रिमूवल कहलाता है। और जो ग्रिड्स होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो सेडिमेंटेशन करके नीचे बैठ जाता है, तो ये फिजिकल रिमूवल, इसमें कोई माइक्रोब्स मदद किया नहीं। लेकिन अब जो सेडिमेंटेशन के बाद जो इफ्लुएंट बचता है ऊपर का पानी, उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, और उसको दूसरे सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है। उस सेटलिंग टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स को छोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है, ताकि गंदे पानी का ऑर्गेनिक मैटर जो घुले हुए हैं उसको डिकम्पोज करके नष्ट कर दे, और पानी जब साफ सुथरा हो जाता है बच्चों, तब उसको गंगा में, जमुना में या किसी दूसरे पानी के जो रिसोर्स हैं, जलाशय, उसमें छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ टेक्निकली समझना है, बैक्टीरिया और फंगस जो डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन के अलावा सभी ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, खूब खाओ, अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ।
फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। ऐसा तो है नहीं कि भाई बोर्ड एग्जाम आने वाला है क्रैश कोर्स करो, नीट एग्जाम देना है प्रैक्टिस करो, ऐसा तो है नहीं। बैक्टीरिया नीट का एग्जाम देगा अब क्रैश कोर्स करेगा बच्चों, नहीं ना। तो इसलिए खूब खाया और जनसंख्या को बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब जनसंख्या बढ़ाया तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके और साफ सुथरा करने में, उसको कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सुन लीजिए थोड़ा सा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर गंदा पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है उसको कंप्लीटली एरोबिक ब्रेकडाउन करने में, यानी ऑक्सीडाइज करने में, उसमें पाए जाने वाले माइक्रोब्स के द्वारा जो ऑक्सीजन का डिमांड होगा उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। फिर से सुन लीजिए बच्चों, 1 लीटर गंदा पानी लो, उसमें कुछ माइक्रोब्स को छोड़ दो जो एरोबिक बैक्टीरिया हो, और उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई दो। जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा उस गंदे पानी के सभी ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने में बैक्टीरिया के द्वारा, उसको कहेंगे हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर रिमेन डिजोल्व इन 1 लीटर सीवेज वाटर या डर्टी वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज बीओडी एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस। तो इसका आंसर यही होगा। सिग्निफिकेंस में क्या होगा? हायर द बीओडी हायर द पोल्यूशन लेवल ऑफ सीवेज वाटर, लोअर द बीओडी लोअर द पोल्यूशन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों, जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट आइए। सीवेज जो है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसमें ह्यूमन एक्सेट्रा मनुष्य का पैखाना ज़्यादा रहता है। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी जिसको कहते हैं उसमें डाला जाता है। हमारे यहाँ गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, हमने डीप से इसको दे रखा है। इसको शुरू किसने किया था क्वेश्चन पूछता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चों यहाँ से कि गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान किसने दिया है। उसके तहत प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जिसको अभी अभी समझाए हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या होगा, तो जो फ्लोटिंग डेब्रिज होगा वो मेस में फंस जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और जो ग्रिड्स होगा कंकड़ पत्थर वो सेटिंग टैंक में नीचे बैठ जाएगा और उसको भी हटा दिया जाएगा। अब सेडिमेंट जो है सो कहलाएगा प्राइमरी स्लग, जो उसको हटा दिया जाएगा। और जो सुपर नेटेंट होगा, ऊपर वाला पानी वाला पार्ट, वो जो है सो कहलाएगा इफ्लुएंट या प्राइमरी इफ्लुएंट भी कहते हैं। अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को दूसरे टैंक में ले लेते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, हमारे दोस्त का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं बच्चों। इसके लिए हम लोग एरेशन टैंक, कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब उसमें जब ऑक्सीजन भी देंगे, बैक्टीरिया ऑलरेडी है और ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेलुलर ब्रेकडाउन करेगा। रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक के लिए चाहिए ना ऑक्सीजन, और जितने भी हैं ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज कर देगा, पानी को साफ सुथरा कर देगा। अब बैक्टीरिया का जो वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेश लाइक, वो कहलाता है फ्लोक्स। अब ये फ्लोक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको मारने के लिए फिर से दूसरे टैंक में लिया जाता है बच्चों, और वहाँ एनएरोबिक बैक्टीरिया को डाला जाता है जो इसको मार देता है, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और उसमें से थोड़ा सा फ्लोक्स को रख दिया जाता है जोरन के रूप में, यानी इनोकुलम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, ताकि फिर से आगे इस्तेमाल किया जाए। आप ध्यान से यदि देखेंगे इसको, चूंकि बाद में हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर बार स्क्रीन लगा हुआ है जाल का, इसमें जो रॉ सीवेज फ्रॉम सीवर आ रहा है उसको छोड़ दिया गया, तो जितना छनने वाला मटेरियल था छन गया, उसको हटा लिया गया। और उसके बाद ग्रीट जो था कंकड़ पत्थर, वो ग्रीट चैम्बर में बैठ गया, नीचे सेडिमेंट कर गया, यहाँ से हटा लिया गया। अब यहाँ के बाद जो बचा उसको जो हम लोग कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट को यहाँ से हटा करके और एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है। एरेशन टैंक में जाने के बाद अब जो है माइक्रोब्स को छोड़ा जाएगा, और माइक्रोब्स जो है सो वहाँ पर दूसरे एरोबिक माइक्रोब्स चूंकि जो है जितने ऑर्गेनिक मैटर था सबको डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करने के बाद फ्लोक्स बनेगा, और वो फ्लोक्स जो होगा एक्टिवेटेड स्लग, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लग के रूप में जाना जाएगा बच्चों। और एयर पंप से ऑक्सीजन तो सप्लाई करेंगे ही, और उसके बाद एनेरोबिक बैक्टीरिया डाल करके, और जो फ्लोक्स में बहुत सारा बना था बैक्टीरिया उसको किल कर दिया जाता है, और जो पानी साफ सुथरा होता है उसको जो है वाटर बॉडीज में, जलाशयों में डाल दिया जाता है।
अब आप एक और चीज़ जान लीजिए, हम लोग बहुत ही जो है सो कहा जाता है कि ह्यूमन इज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑफ द नेचर। इस ब्रह्मांड में मनुष्य बहुत ही डेंजरस क्रिएचर, इससे डेंजरस कोई हुआ नहीं आज तक। अब सोचिए, गाय का दूध भी लोग खा जाता है, दूध से दही भी बना के खाता है, पनीर भी खाता है, चीज़ भी खाता है, और कभी कभी तो गाय का मीट भी कुछ लोग खा जाते हैं। और जनरली गाय जो गोबर करती है, उस गोबर से भी गोबर गैस प्लांट में गैस प्राप्त करते हैं। उस गोबर गैस का गांव में इस्तेमाल होता था, हालांकि बहुत ही सफल नहीं रहा। गोबर गैस प्लांट में पूछेगा बच्चों कौन सा गैस मुख्य रूप से निकलता है? मीथेन, जिसको CH4 कहते हो। ऐसे मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, लेकिन मेन जो गैस गोबर गैस प्लांट से निकलता है वो मीथेन निकलता है। क्यों बच्चों? तो जो डंग होता है ना, जो रूमिनेंट्स एनिमल्स, काऊ को, बफेलो को रूमिनेंट्स कहते हैं हम लोग, और उसके स्टमक में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो जब सेलुलोज का पूरा डाइजेशन नहीं करता है गोबर में, तो उसको एक टैंक बनाया जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, गांव में अक्सर, मैं तो देखा हूँ, मेरे गांव में भी है, अब नहीं काम कर रहा है बट है। तो एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है जिसको कि हम लोग मिक्सिंग टैंक कहते हैं। इसमें गोबर और पानी को मिला करके, स्लरी बोलते हैं उसको, स्लरी को घोल को डाल दिया जाता है, और जमीन में एक 15 फीट गड्ढा करके, होल बना करके, और ईंट का, सीमेंट का, बालू का एक कंक्रीट टैंक बनाया जाता है। उस कंक्रीट टैंक के अंदर इधर से गोबर का स्लरी भरा जाता है, और उसके ऊपर एक जो है सो स्टील का बना हुआ चैम्बर डाल दिया जाता है, और जो मीथेन गैस यहाँ बनेगा, कौन बनाएगा? तो बैक्टीरिया है ही मिथेनोकोकस बैक्टीरिया या मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। गोबर में सेलुलोज जो अनडाइजेस्टेड हुआ है ही, और उसी को डाइजेस्ट करके गैस निकाला मीथेन। मीथेन जैसे ही बनेगा तो धीरे धीरे ऊपर की ओर अप होगा, और यहाँ से गैस कंट्रोल वाल्व लगा हुआ रहता है, और पाइप के द्वारा, जैसे आपको घर में गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, पाइप से चूल्हा में कनेक्शन रहता है, वैसे ही यहाँ भी रहता है बच्चों। और इसका इस्तेमाल घरों में लोग बल्ब जलाने में, टीवी देखने में, खाना पकाने में करते हैं। और इसके बाद ही जो बचा हुआ बेकार का जो मटेरियल हुआ, जो बाहर निकलता है, उसको खेतों में मैन्योर के रूप में काम लाते हैं। नहीं, देखिए हर तरह से बेनिफिट है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। इसको जो है एक क्वेश्चन और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोबर गैस प्लांट का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में किसने लाया था? तो क्वेश्चन पूछेगा आपको बच्चों ऑब्जेक्टिव में, IARI एंड KVIC। IARI का मतलब हुआ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC का मतलब क्या हुआ? तो K फॉर खादी, V फॉर विलेज, I फॉर इंडस्ट्रीज, C फॉर कमीशन। यानी देखिए आपका दिया हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में पूछेगा कि गोबर गैस का कॉन्सेप्ट किसने लाया था। ठीक है ना। अब अलग अलग ये नहीं कि गोबर गैस का कॉन्सेप्ट पूछ दे, आप दे दीजिए कि इंडियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका गंगा एक्शन प्लान एंड जमुना एक्शन प्लान था बच्चों, और यहाँ गोबर गैस प्लांट का है, तभी इधर का उधर, इधर का उधर कुछ बच्चा कर देता है। अब आप लोग जानते हो, अब हम लोग बस 5-10 मिनट और बच्चों समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ माइक्रोब्स, जैसा कि आप जानते हो, हमारे फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवा का छिड़काव किया करते थे। बच्चों, कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना है। क्यों? तो कीटनाशक दवा सिर्फ हार्मफुल पेस्ट को नहीं मारेगा, बहुत सारा यूजफुल पेस्ट है जो पोलिनेशन में मदद करता है, कीड़ा मकोड़ा, ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको भी मार देगा। तो फिर पोलिनेशन कौन करेगा? इसलिए इसका नाम दिया गया है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या होता है बच्चों? तो हम उसी कीड़ा को छोड़ेंगे जो दुश्मन कीड़ा को सिर्फ खाएगा, सभी कीड़ा को नहीं खाएगा। जैसे आप लोग लेडी बर्ड का नाम सुने होंगे। एक बच्चा बोला कि हाँ सर सुने हैं। क्या सुने हो जी? तो बर्ड का मतलब चिड़िया, और लेडी का मतलब स्त्री, यानी फीमेल। फीमेल बर्ड नहीं नहीं नहीं, एक कीड़ा है बच्चों, इंसेक्ट है, यह भी इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा, लेडी बर्ड। और ये लेडी बर्ड जो है मॉस्किटोज वगैरह को या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं हार्मफुल, उसको खा जाता है। अब सोचो, इंसेक्ट को छोड़ेंगे, एक इंसेक्ट जो हमारे फसल को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो फसल को नुकसान कर रहा है क्रॉप प्लांट्स को, उसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है बायो कंट्रोल एजेंट। यानी ठेठ भाषा में कहते हो ना, सुने होगे कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाएंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट समझाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वही वाली बात हुआ बच्चों। जनरली
एक माइक्रोब्स को यदि मारना है हमको तो दूसरे माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल कर लिए, एक इंसेक्ट को मारना है तो दूसरे इंसेक्ट का ही इस्तेमाल कर लिए। इसमें क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी जिसको मारना है वही मरेगा, बाकी नहीं मरेगा, यानी टारगेटेड हार्मफुल पेस्ट ही मरेगा, इसलिए नाम इसका पड़ा है आईपीएम। तो इसमें जरा सा आ जाइए, ये जो है लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई तितली को कहते हैं बच्चों, आप लोग आते थे ना बचपन में छोटे थे तब, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, ये नहीं बताना है हमको, तो ध्यान देना है। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई ये ऐसे हमारे बायो कंट्रोल एजेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, जो कि एफिड्स जो खतरनाक कीड़ा है फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको, और मच्छर को मार देता है। डायग्राम से भी मैं दिखाऊंगा। उसका एक बैक्टीरिया है बच्चों, बेसिलस थुरिंजेंसिस, इसका स्पोर का पाउडर बना करके और घोल बना के छिड़क दोगे फसल पर, तो बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है, जो देखते हो कि सब्जी में या जो पालक साग या लाल साग आता है उसमें छोटा छोटा कीड़ा चलता रहता है क्या, वो सब बटरफ्लाई का कैटरपिलर है बच्चों, तो वो सबको मार देता है। बेकुलो वायरस एक वायरस है जो कि स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स है, मतलब वो किसी स्पेशल स्पेसीज के ही माइक्रोब्स को मारेगा और किसी दूसरे को नहीं मारेगा। तो ये जो है आप देखिए कितना बढ़िया डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी का नाम है लेडी बर्ड। इस कीड़ा को देखे हैं बच्चों, कहीं देखे हैं चलते हुए आप लोग, इसको इसी का नाम है लेडी बर्ड। और यहाँ पर जो है ये वाला है लेडी बर्ड, और यहाँ पर जो ये सब है एफिड्स है। तो एफिड्स जो ये सब हैं ये सब नुकसान करता है कि इसको फसल को खा जाता है, लेकिन जब इसको छोड़ दीजिएगा लेडी बर्ड को तो ये सभी एफिड्स का सफाया कर देती है। तो देखिए एक कीड़ा दूसरे कीड़ा को खा गई, आपके फसल का नुकसान नहीं हुआ, और एक कीड़ा हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, आम के आम गुठली तमाम वाली बात हो गई। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई, तितली जिसको बोलते हैं, बचपन में इस तितली को आप लोग पकड़े होंगे है ना, मैं तो पकड़ता था, ऐसे करके पकड़ता था, आप लोग भी पकड़े होंगे। और ये तितली करता क्या है, तो मॉस्किटो के एग को, लार्वा को, प्यूपा को चुन चुन करके खा जाता है। अब सोचिए, ये भी आर्थ्रोपोडा, ये भी आर्थ्रोपोडा, ये भी इंसेक्टा, ये भी इंसेक्टा, लेकिन ये जो है इसके कीड़ा को खा जाता है। हुई ना काम वाली बात कि जो हमें मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का वेक्टर का काम करती थी, उसके एक लार्वा प्यूपा को ही जब सफाया कर देगा, तो इसीलिए हम लोग को ड्रैगन फ्लाई को नहीं मारना चाहिए बच्चों, तितली को नहीं मारना चाहिए। इसी को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, यानी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का सफाया कर देना और हमें कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए कहता है कि बायोडाइवर्सिटी में जितना मैक्सिमम स्पेसीज रहेगा उतना ही फायदा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, लास्ट टॉपिक है यहाँ का, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम है जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, आप सब जानते हो बचपन से, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया दलहन पौधा के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में फिक्स करता है। दूसरा बच्चों ये पूछेगा क्वेश्चन, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, एक फंगस है जिसका नाम ग्लोमस है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है रूट ऑफ हायर प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ, जैसे पाइनस वगैरह के साथ, और वो माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके फिक्स करता है प्लांट में, क्योंकि फास्फोरस का भी जरूरत है। और साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हो, इसका एग्जाम्पल है बच्चों नोस्टॉक, एनाबेना, ओसिलेटोरिया, ये सब क्या करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। और एक बहुत ही यूनिक लास्ट में पूछेगा बच्चों कि आप धान के खेतों में जो हरा हरा छोटा छोटा जो है सो स्मॉल पार्टिकल टाइप का देखते हो है क्या, तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही है, साइनोबैक्टीरिया है। और वो धान के खेत में जो है सो मैन्योर का काम एक तरह से करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। आपको देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाए हैं, ये जो लेग्यूम्स है, दलहन पौधा है, उसमें देखिए कितना सारा नोड्यूल्स बना हुआ है। ये सब नोड्यूल्स जो है वो सब में आपको नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम होता है। और ये जो है सो यहाँ पर धान की खेती है, और धान के खेत में ये जो नीचे बॉटम में जो ग्रीन कलर का हरा हरा देख रहे हैं, ये सब साइनोबैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम कर रहा है बच्चों। इसके बाद आप लोग को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सोल्व दे रखा है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है कुछ आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़े हुए हैं बच्चों, आपको यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन हमने दे रखा है, देख रहे होंगे। और आप
मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ ये मत समझिए कि अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं। और होमवर्क में जो भी क्वेश्चन दिए हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 नंबर का या 5 नंबर का, आप यदि इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेंगे बच्चों तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और मैं कहूँगा कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ाया, इसके पहले आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्रैश कोर्स कराया और अभी आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कैसे माइक्रोब्स हमारा दोस्त है, ये दोनों चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।